Hello students, welcome to Genique education. Now in this lecture we have to study about the slope and deflections of beam. ठीक है, इस लेक्चर में हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पढ़ेंगे बीम के। क्या होता है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, बेसिक से पढ़ेंगे बिल्कुल। क्या यूज है, क्या इक्वेशंस है, क्या इक्वेशन इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से मेथड्स हैं, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन मेरे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से जेई के जितने भी एग्जाम है आपके, नॉट फॉर आरआरबी जेई लाइक एसएससी जेई और जितने भी स्टेट के जेई के एग्जाम है, उसमें आपके कौन से मेथड से आपका काम हो सकता है वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो मेरा होगा यहाँ पे, दैट इज स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, दैट इज स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ स्टडी इज स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की बात करूंगा। मान लो इधर देखिए सभी, ये आपका कोई बीम है। ठीक है, दिस इज अ बीम, ठीक है, ये आपका कोई बीम है। इस बीम पे आपने कोई लोड लगाया P। ठीक है, इस बीम पे आपने कोई लोड लगाया P। जब इस बीम पे आप कोई किसी भी बीम हो, ये नहीं मैंने एक आर्बिट्रेरी बीम लिया है, मैंने एक मान लो एक जनरल बीम। ठीक है, ये तो मैं समझाने के लिए कैंटिलीवर बनाया है, लेकिन एक जनरल बीम, ये आपका कोई बीम था। इस बीम पे आपने कोई लोड अप्लाई किया P। ठीक है, मान लीजिए इस पे आपने लोड अप्लाई किया P। जब इस बीम पे आप लोड अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इट विल डिफ्लेक्ट। क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो इट विल डिफ्लेक्ट एंड द डिफ्लेक्टेड शेप बी लाइक दिस। ठीक है, डिफ्लेक्टेड शेप कैसी होगी, कुछ इस तरह की होगी। नाउ द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ द बीम इज लाइक दैट। ठीक है, दिस इज द सेंटर लाइन, तो ये भी इसके लिए क्या होगी, इसकी भी एक सेंटर लाइन होगी। मान लीजिए इसकी ये सेंटर लाइन है। जो भी डिफ्लेक्टेड शेप होगी बीम की, उसी को बोलते हैं इलास्टिक कर्व। क्या बोलते हैं, इलास्टिक कर्व। द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ द बीम इज कॉल्ड इलास्टिक कर्व। क्या बोलेंगे उसको, इलास्टिक कर्व, इलास्टिक कर्व। समझ में आया, जो भी डिफ्लेक्टेड शेप होगी बीम की, उसी को क्या बोलते हैं, इलास्टिक कर्व। ठीक है, ये बीम था, इस बीम पे आपने एक लोड लगाया P। जैसे ही बीम पे आप लोड लगाओगे तो क्या करेगा, वो डिफ्लेक्ट करेगा एंड द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ द बीम इज कॉल्ड इलास्टिक कर्व। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना है जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, केवल बेसिक क्या मैं डिस्कस करूंगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का। ठीक है, समझ में आया। नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑन द डिफ्लेक्टेड कर्व इज नोन एज डिफ्लेक्शन। समझ में आया। अब बीम की मान लो इनिशियल पोजीशन ये थी, मैं एक सेंटर लाइन कंसीडर कर रहा हूं, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। तो बीम की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को बोलते हैं डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑन द इलास्टिक कर्व इज नोन एज डिफ्लेक्शन। समझ में आया, तो दिस इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन। अगर ये पॉइंट मेरा A है तो मैं डिफ्लेक्शन बोलता हूं, इट इज डिफ्लेक्शन एट A। क्या बोलूंगा इसको, डिफ्लेक्शन एट A। इसकी मैंने सेंटर लाइन को आगे बढ़ाया है, दिस इज द सेंटर लाइन एंड दिस इज आल्सो द सेंटर लाइन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑन द इलास्टिक कर्व इज नोन एज डिफ्लेक्शन। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट from initial position to final position on the elastic curve is known as deflection। deflection को y से भी रिप्रेजेंट करते हैं और डिफ्लेक्शन को डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, डेल्टा। ठीक है, नाउ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय y और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। मान लो अगर आपका ये कोई पॉइंट है A, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट आल्सो A, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इट इज डिफ्लेक्शन एट A। क्या बोलूंगा मैं इसको, इट इज डिफ्लेक्शन एट A। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा A से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको y से भी रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में। इनिशियल पोजीशन क्या हो सकती है, इनिशियल पोजीशन कुछ भी हो सकती है आपकी। इनिशियल पोजीशन का मतलब है कि दैट विल बी ऑफ, आप या तो बॉटम से बॉटम तक का डिस्टेंस लीजिए, या फिर टॉप से टॉप तक का डिस्टेंस लीजिए, या फिर आप सेंटर टू सेंटर तक का डिस्प्लेसमेंट लीजिए। वो क्या बताएगा आपको, दैट विल टोल्ड यू द डिफ्लेक्शन एट दैट पॉइंट। वो क्या बताएगा आपको, डिफ्लेक्शन बताएगा उस पॉइंट पे। समझ में।
नाउ आगे चलते हैं। अगर ठीक है, डिफ्लेक्शन का डेफिनेशन हो गया। नाउ अगर मैं इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, इफ यू ड्रॉ ए टेंजेंट, मैंने इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट बीम के ओरिजिनल एक्सिस से, ओरिजिनल एक्सिस क्या है बीम का, हॉरिजॉन्टल, बीम के ओरिजिनल एक्सिस से जो भी एंगल बनाएगी उसी को बोलते हैं स्लोप एट दैट पॉइंट। स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, चूंकि मैं किसी पॉइंट ए पे स्लोप मेजर कर रहा हूं तो इट इज थीटा ए। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा था? मैंने बोला इस जिस भी पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। वो टेंजेंट बीम के ओरिजिनल एक्सिस से जितना भी एंगल बनाएगी, बीम का ओरिजिनल एक्सिस कैसा था, हॉरिजॉन्टल, तो मैंने यहाँ पे भी क्या लाइन बनाई है, हॉरिजॉन्टल। तो बीम के दिस इज कॉल्ड द ओरिजिनल एक्सिस ऑफ बीम, इसको लिख सकते हैं दिस इज द ओरिजिनल एक्सिस ऑफ बीम, दिस इज कॉल्ड द ओरिजिनल एक्सिस ऑफ बीम। क्या है ये बीम का ओरिजिनल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड द ओरिजिनल एक्सिस ऑफ बीम। तो ये टेंजेंट बीम के ओरिजिनल एक्सिस से जितना भी एंगल बनाएगी उसी को बोलते हैं स्लोप एट दैट पॉइंट। ठीक है, स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। चूंकि मैं ए पॉइंट पे ही कैलकुलेट कर रहा हूं तो इसको क्या लिखूंगा, थीटा ए। समझ में आया? दोबारा से फिर रिपीट करता हूं सारा प्रोसीजर। मैंने एक आर्बिट्रेरी बीम लिया है, ठीक है, उस बीम पे मैंने क्या किया, एक लोड अप्लाई किया। जब बीम पे आप लोड अप्लाई करोगे तो क्या होगा, बीम विल डिफ्लेक्ट, बीम डिफ्लेक्ट करेगा। जो भी डिफ्लेक्टेड शेप होगी बीम की उसी को क्या बोलते हैं, इलास्टिक कर्व। द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ द बीम इज नोन एज इलास्टिक कर्व। अब एक वर्ड होता है डिफ्लेक्शन और एक वर्ड होता है स्लोप। तो मैं एक वर्ड की बात करूंगा है डिफ्लेक्शन, एंड डिफ्लेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। डिफ्लेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ इट इज डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑन द इलास्टिक कर्व इज नोन एज डिफ्लेक्शन। बीम की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को बोलते हैं डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन। या तो आप टॉप से टॉप तक का डिस्टेंस लीजिए, या बॉटम से बॉटम तक का डिस्टेंस लीजिए, या फिर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लीजिए। मैंने क्या कंसीडर किया है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अब किसी भी पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, वो टेंजेंट बीम के ओरिजिनल एक्सिस से जो भी एंगल बनाएगी, मेजर कहां से करूंगा स्लोप को, मेजरमेंट जो मेरा होगा वो होगा ओरिजिनल एक्सिस से। अगर ये ओरिजिनल एक्सिस किसी एंगल पे इंक्लाइंड होती तो मैं उसको उसी एंगल पे इंक्लाइंड करता। अनफॉर्चुनेटली बीम का जो ओरिजिनल एक्सिस है वो कैसा है, स्ट्रेट। कैसा है, स्ट्रेट या हॉरिजॉन्टल। तो ये टेंजेंट बीम के ओरिजिनल एक्सिस से जो भी एंगल बनाएंगे उसी को बोलते हैं स्लोप एट दैट पॉइंट ए। स्लोप एट दैट, स्लोप को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मैं स्लोप कहां पे निकाल रहा था, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे निकाल रहा था, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, थीटा ए। समझ में आया, क्या लिखूंगा, थीटा ए। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन नोट कर सकते हैं डिफ्लेक्शन की। तो डिफ्लेक्शन को लिख सकते हैं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट, the displacement of a point, the displacement of a point from initial position to, the displacement of a point from initial position to final position, the displacement of a point from initial position to final position, the displacement of a point from initial position to final position, the displacement of a point from initial position to final position on elastic curve, on elastic curve is known as, on elastic curve is known as deflection, on elastic curve is known as deflection, on elastic curve is known as deflection। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑन द इलास्टिक कर्व इज नोन एज डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन को या तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, या कहीं कहीं में डेल्टा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर वाई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड डेफिनेशन जो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं, दैट इज द स्लोप। क्या है, दैट इज स्लोप। स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम स्लोप को, थीटा। ठीक है, तो स्लोप का डेफिनेशन क्या ले सकते हैं हम, स्लोप एट एनी सेक्शन इन ए बीम, slope at any section, slope at any section, slope at any section in a beam, slope at any section in a beam is the,
slope at any section in a beam is the angle in radian. Slope at any section in a beam is the angle in radian. Slope at any section in a beam is the angle in radian. The slope at any section in a beam is the angle in radian which the tangent at that section make with the original axis of the beam. Make with the original axis of the beam. Make with the original axis of the beam. ठीक है, तो स्लोप मैंने डिफाइन कर दिया, यहाँ से नोट भी कर सकते हैं डेफिनेशन की स्लोप क्या होता है, डिफ्लेक्शन क्या होता है। तो स्लोप होता है किसी भी सेक्शन पे जो टेंजेंट बीम के ओरिजिनल एक्सिस से जो भी एंगल बनाएगी उसी को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। डिफ्लेक्शन होता है वर्ड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑन द इलास्टिक कर्व। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को बोलते हैं हम डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ में। अब आगे चलते हैं। इस इलास्टिक कर्व के डिफरेंशियल इक्वेशन होती है एक 1/r इज इक्वल टू d2y over dx2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर, 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर इतने की पावर 3/2। नाउ दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस इलास्टिक कर्व। इस इलास्टिक कर्व की क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व। ठीक है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व। चूंकि मुझे ये पता है कि स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ इलास्टिक कर्व होता है बहुत ही स्मॉल, बहुत ही क्या होता है, बहुत ही माइन्यूट वैल्यू होती है। देन स्लोप ऑफ इलास्टिक कर्व, स्लोप ऑफ इलास्टिक कर्व, स्लोप ऑफ इलास्टिक कर्व, स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा। वो बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू होती है। जो स्लोप होता है इलास्टिक कर्व का बहुत ही माइन्यूट वैल्यू होती है, तो मैं उसको क्या मान सकता हूँ, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। क्या मान सकता हूँ, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। स्लोप जनरली क्या होता है, dy अपॉन dx, dy बाई dx, तो उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली 0। क्योंकि मुझे ये पता है कि जो मेरा इलास्टिक कर्व होता है, इलास्टिक कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, बहुत ही माइन्यूट वैल्यू होती है, बहुत ही कम वैल्यू होती है, यानी कि थीटा इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 0। और जो स्लोप होता है क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफ्लेक्शन, दैट इज dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx भी क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली 0। जब ये वैल्यू 0 हो गई तो दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ इट इज कम आउट टू बी 0। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो नाउ ये 0 हुआ तो 1 अपॉन r इज इक्वल टू d2y ओवर dx2, 1 अपॉन y d2y ओवर dx2, 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ या कंक्लूड कर सकता हूँ, इट इज कम आउट टू बी 1 अपॉन r, इट इज कम आउट टू बी 1 अपॉन r इज इक्वल टू d2y ओवर dx2। ठीक है, 1 अपॉन r इज इक्वल टू d2y ओवर dx2। तो ये जो मेरी क्या है, दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन, 1 अपॉन r इज इक्वल टू d2y ओवर dx2। ठीक है, एक तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि जो 1 अपॉन r होता है दैट इज इक्वल टू द d2y ओवर dx2। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिमेंबर दिस रिलेशन, आप इस रिलेशन को याद रखेंगे। दूसरा, बेंडिंग इक्वेशन से मैंने पढ़ा है, फ्रॉम द बेंडिंग इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन, फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन। ठीक है, बेंडिंग इक्वेशन से मैंने क्या पढ़ा है, बेंडिंग इक्वेशन से मुझे एक इंफॉर्मेशन पता है कि जो एक इक्वेशन होती है दैट इज m अपॉन i इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन y इज इक्वल टू e अपॉन r। ठीक है, ये बेंडिंग इक्वेशन होती है, हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस भी किया था। ठीक है, नाउ अगर मैं इन दोनों को एक साथ कंसिडर कर लूँ, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि m अपॉन i इज इक्वल टू कितना होगा, e अपॉन r। 1 अपॉन r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ दैट इज m अपॉन e i इज इक्वल टू 1 अपॉन r।
m अपॉन ई आई किसके बराबर होगा, 1 अपॉन आर के बराबर होगा, ठीक है। तो m अपॉन ई आई इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। तो मैं यहाँ से ये कंक्लूड कर सकता हूँ, इन दोनों इक्वेशन से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि dy जो mx होगा, mx एट एनी सेक्शन, mx का मतलब होता है बेंडिंग मोमेंट, तो मैं यहाँ से ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि दैट इज mx बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन x अपॉन ई आई इज इक्वल टू d2y ओवर dx2, ठीक है। नाउ यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो मैं लिख सकता हूँ दैट इज mx इज इक्वल टू ई आई d2y ओवर dx2, ठीक है। mx इज इक्वल टू ई आई d2y ओवर dx2, ये भी रिजल्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट वन ऑफ द रिजल्ट। ये इक्वेशन पूरे डिफ्लेक्शन में आपके काम आएगी, ठीक है। ये जो इक्वेशन फाइनली डेरिवेशन हो क्या है, ये पूरे डिफ्लेक्शन में क्या आएगी, आपके पूरे डिफ्लेक्शन में आपके काम आने वाली, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना है इस रिजल्ट को कि जो बैंड mx होता है, mx इज द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन x इज इक्वल टू ई आई इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबल रिजिडिटी, y इज द डिफ्लेक्शन। तो मैं mx को यहाँ पे लिख भी सकते हैं, mx इज द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन x, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन x, ठीक है। mx इज द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन x, ठीक है। तो mx क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन x पे, समझ में। तो mx इज इक्वल टू ई आई d2y ओवर dx2, ये इक्वेशन आ गई आपकी। अब आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। अब इस इक्वेशन को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि डेट इज mx इज इक्वल टू ई आई d अपॉन dx इंटू dy अपॉन dx। मैं कुछ इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकता हूँ कि mx इक्वल टू ई आई d अपॉन dx या dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx क्या होता है, स्लोप। तो मैं इसको लिख सकता हूँ दैट इज mx इज इक्वल टू ई आई dy अपॉन dx क्या होता है, थीटा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दैट इज d थीटा अपॉन dx। क्या लिख सकता हूँ इसको, mx इज इक्वल टू ई आई d थीटा अपॉन dx। तो बेंडिंग मोमेंट किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे जो होगा दैट इज mx इज इक्वल टू ई आई d थीटा अपॉन dx। एक इक्वेशन ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है, समझ में आया। एक इक्वेशन में ये भी लिख सकता हूँ कि जो बेंडिंग मोमेंट होगा एट एनी सेक्शन x इज इक्वल टू ई आई d थीटा अपॉन dx, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब मुझे पता है किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे जो मेरा शेयर फोर्स होता है, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे जो शेयर फोर्स होगा, शेयर फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Vx। इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट दैट सेक्शन। वो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट के बराबर होता है। नाउ शेयर फोर्स Vx इज इक्वल टू d अपॉन dx। बेंडिंग मोमेंट कितना है, दैट इज ई आई, बेंडिंग मोमेंट ई आई d2y ओवर dx2, यही लिख सकता हूँ मैं इसको, d2y ओवर dx2। तो यहाँ से इसको जब फर्स्ट डिफरेंशिएट करोगे तो ये कितना वैल्यू होगा आएगा इसका कैलकुलेट होके, द वैल्यू इज कम आउट टू बी, स्पेस नहीं है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो शेयर फोर्स आएगा दैट इज Vx, शेयर फोर्स Vx इज इक्वल टू ई आई कॉमन आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ई आई डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, ठीक है। तो शेयर फोर्स की वैल्यू Vx इज कम आउट टू बी, शेयर फोर्स Vx इज कम आउट टू बी, शेयर फोर्स इज कम आउट टू बी ई आई डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, ठीक है, यही आ जाएगा। नाउ अब मुझे पता है एक रिलेशन लोडिंग इंटेंसिटी। तो जो लोडिंग इंटेंसिटी होती है W, इट इज इक्वल टू dV अपॉन dx, यही होती है लोडिंग इंटेंसिटी। W इज इक्वल टू कितना होता है, dV अपॉन dx, ठीक है। तो नाउ अब जब इसका फर्स्ट डिफरेंशिएट करूंगा तो लोडिंग इंटेंसिटी W इज कम आउट टू बी ई आई डी, एक और डिफरेंशिएट करूंगा तो d4y ओवर dx की पावर 4, W इज इक्वल टू ई आई d4y अपॉन dx की पावर 4, ठीक है। यही आएगा रिलेशन आपका कि W इज इक्वल टू ई आई डी वाई की डी की पावर 4y अपॉन डी एक्स की पावर 4, यानी कि फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ डिफ्लेक्शन। कौन सा डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको पूछेगा कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द शेयर फोर्स विद द डिफ्लेक्शन। शेयर फोर्स का डिफ्लेक्शन के साथ क्या रिलेशन होता है, लोडिंग इंटेंसिटी का डिफ्लेक्शन के साथ क्या रिलेशन होता है,
ठीक है। एक रिलेशन पूछा बेंडिंग मोमेंट का स्लोप के साथ क्या रिलेशन होता है, या फिर बेंडिंग मोमेंट का डिफ्लेक्शन के साथ क्या रिलेशन होता है, या आपसे ये भी पूछ सकता है। अब एक और बात मैंने प्रीवियस लेक्चर में शायद आपको डिस्कस भी किया होगा, एक वर्ड होता है आर, एक वर्ड होता है आर और एक दूसरा वर्ड होता है 1/r, ठीक है। एक वर्ड मैंने डिस्कस किया था आर और दूसरा था 1/r। आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर को बोलते हैं, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड 1/r इज द कर्वेचर। 1/r क्या है, कर्वेचर है, समझ में आया। आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर और 1/r होता है कर्वेचर, ठीक है। आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड 1/r इज कॉल्ड द कर्वेचर। तो इस रिलेशन के अंदर, इस रिलेशन में देखिए आगे देखिए, इस रिलेशन को मैं कुछ इस तरह भी लिख सकता हूं, तो 1/r इज इक्वल टू d/dx इंटू dy ओवर dx, dy ओवर dx। तो dy ओवर dx क्या होता है, स्लोप थीटा। तो मैं यहाँ से ये भी कंक्लूड कर सकता हूँ डेट इज 1/r इज इक्वल टू d थीटा अपॉन dx। तो 1/r इज इक्वल टू कितना होगा, d थीटा अपॉन dx। तो 1/r इज कम आउट टू बी d थीटा अपॉन dx, ठीक है। 1/r इज कम आउट टू बी d थीटा अपॉन dx। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो कर्वेचर होती है, कर्वेचर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होता है, दैट इज कॉल्ड कर्वेचर। और 1/r क्या होता है, आपका कर्वेचर ही होता है। तो 1/r इज इक्वल टू d थीटा अपॉन dx, ठीक है। तो यहाँ से ये भी कंक्लूड किया जा सकता है कि जो कर्वेचर होती है दैट इज 1/r इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्वेचर। और डिफ्लेक्शन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम, समझ में। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट थे मेरे स्लोप और डिफ्लेक्शन के बारे में। स्लोप क्या होता है, डिफ्लेक्शन क्या होता है, स्लोप डिफ्लेक्शन के रिलेशनशिप क्या होते हैं शेयर फोर्स के साथ, बेंडिंग मोमेंट के साथ। आपसे जनरल इक्वेशन ये भी पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द इलास्टिक कर्व। जो बीम की डिफ्लेक्टेड शेप होगी उसको मैंने क्या बोला, इलास्टिक कर्व बोलते हैं, ठीक है। नाउ एक ये भी रिलेशन आपको याद रखना, दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस इलास्टिक कर्व। ये क्या होती है, इलास्टिक कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द इलास्टिक कर्व। ये इलास्टिक कर्व की क्या है, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द इलास्टिक कर्व। सारे रिलेशन हमने देख लिए, इलास्टिक कर्व के डिफरेंशियल इक्वेशन देख लिया, स्लोप देख लिया, डिफ्लेक्शन देख लिया, ठीक है। सारे पॉइंट क्लियर है। अब क्वेश्चन है, ये तो मेरा बेसिक जानकारी था स्लोप और डिफ्लेक्शन के बारे में, लेकिन इनके अलावा वो पूछता है कुछ मेथड्स कि कैलकुलेट कैसे करते हैं बीम के अंदर, फ्रेम के अंदर स्लोप और डिफ्लेक्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो मेरा पार्ट है वो डिफ्लेक्शन मुझे कैलकुलेट करना है केवल बीम के अंदर। और रही बात अगर फ्रेम्स की, तो वो हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। जो फ्रेम के स्लोप और डिफ्लेक्शन होता है उसको हम पढ़ेंगे कहाँ पे, स्ट्रक्चर के अंदर, यूनिट लोड मेथड, वो आपने इंजीनियरिंग में भी पढ़े होंगे। लेकिन सोम के अंदर हमें क्या पढ़ना है, जनरली पढ़ने हैं बीम के स्लोप और डिफ्लेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करने के बहुत ही नंबर ऑफ मेथड्स हैं, हम मेथड्स देखेंगे। लेकिन सारे मेथड मेरे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर फॉर RRB JE, SSC JE और जितने भी स्टेट के एग्जामिनेशन हैं आपके, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ मेरे 2-3 मेथड मैं आपको बताऊंगा जिससे आपसे एक ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। स्ट्रेन एनर्जी मेथड होता है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड में वो आपसे मेथड नहीं कैलकुलेट कराएगा, वो कैलकुलेट कराएगा स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं। मान लो एक सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट लोड लगा हुआ है मिड स्पैन पे, इसकी स्ट्रेन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे। आपके पास कोई कैंटिलीवर बीम है, टिप पे लोड लगा हुआ है, स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट कैसे करोगे, उनके बीच रिलेशन क्या होते हैं, वो सब हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मुझे याद रखने होंगे, मैं आपको अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बताऊंगा, 7-8 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, उनको आप याद रखेंगे और उनकी हेल्प से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। फाइनली वी हैव स्टडी द सुपरपोजिशन मेथड, फाइनली उसके बाद मैं सुपरपोजिशन मेथड पढ़ूंगा। यही 2-3 मेथड मेरे काम आने वाले हैं। बाकी रहा अगर बात करेंगे डबल इंटीग्रेशन, मैकॉलेस, चलिए देखते हैं लाइन बाय, फिर वहां पर डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं इनको, ठीक है। ये हो गया, मैं इसको रब कर रहा हूं इधर, ठीक है। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए मेरे कुछ मेथड्स हैं, तो हम यहाँ पे एक एक मेथड देखने वाले हैं, मेथड्स, ठीक है। तो मेथड्स क्या है मेरे स्लोप और डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करने के, ठीक है। तो वी हैव ए नंबर ऑफ मेथड। द फर्स्ट मेथड है मेरा, डेट इज डबल इंटीग्रेशन मेथड। जो फर्स्ट मेथड मैं यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ डेट इज
double integration method. First method is double integration method. First method is double integration method. Second is the Macaulay's method. फर्स्ट है डबल इंटीग्रेशन मेथड, सेकेंड है आपका मैकॉलेज मेथड, थर्ड है आपका डेट इज स्ट्रेन एनर्जी मेथड, थर्ड इज स्ट्रेन एनर्जी मेथड, थर्ड इज स्ट्रेन एनर्जी मेथड, फोर्थ वन इज द मोमेंट एरिया मेथड, फोर्थ वन इज मोमेंट एरिया मेथड, moment area method. Now fifth one is conjugate beam method. Fifth one is conjugate beam method, and sixth one is the superposition method. ठीक है, ये कुछ मेथड्स हैं मेरे, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास 6 मेथड है, डबल इंटीग्रेशन हो गया, मैकॉलेज हो गया, स्ट्रेन एनर्जी हो गया, मोमेंट एरिया, कॉन्जुगेट बीम, सुपरपोजिशन। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं बता दूं, आपका डबल इंटीग्रेशन आपसे कभी नहीं पूछेगा क्योंकि ये कन्वेंशनल में यूज होता है, ठीक है। मैकॉलेज भी आपसे कभी नहीं पूछेगा क्योंकि ये मेथड भी किसके लिए है, कन्वेंशनल क्वेश्चन के लिए आपसे कभी नहीं आना। स्ट्रेन एनर्जी मेथड की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेन एनर्जी मेथड में वो आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करो बाय यूजिंग स्ट्रेन एनर्जी मेथड। वो पूछेगा क्वेश्चन में स्ट्रेन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और स्ट्रेन एनर्जी मेथड में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर स्ट्रेन एनर्जी मेथड की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे बस स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेशन, इसमें मुझे क्या पढ़ना है, स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेशन, स्ट्रेन एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सिंपली मेरे को वही पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पढ़ना है। नाउ फोर्थ वन इज अ मोमेंट एरिया मेथड। फोर्थ बात करेंगे मोमेंट एरिया मेथड। तो मोमेंट एरिया मेथड जो बेसिकली होता है नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन के लिए यूज करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से भी इस सेगमेंट से आपसे क्वेश्चन नहीं आना है, ठीक है। क्यों नहीं आना, इसमें मोहर्स की 2 थ्योरम लगेगी, मोहर फर्स्ट थ्योरम, मोहर सेकंड थ्योरम, क्योंकि नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन वो ऑब्जेक्टिव में दे, क्योंकि जब नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन के लिए आप निकालोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बीएमडी ड्रॉ करना पड़ेगा, उसका फिर एम अपॉन ई डायग्राम, तो अप्रोक्सीमेटली आपको मिनिमम में कितना भी इजी क्वेश्चन होगा तो 2 से 3 मिनट लगने हैं। तो आपसे मोमेंट एरिया नहीं पूछने वाला, क्योंकि एग्जाम में जो के सवाल होते हैं उसमें हार्डली 40 से 50 सेकंड होते हैं आपके पास करने के लिए। तो मोमेंट एरिया मेथड भी मेरे को यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। मोमेंट एरिया मेथड भी मेरे को नहीं करना है। बात करेंगे कॉन्जुगेट बीम मेथड की। तो कॉन्जुगेट बीम मेथड से वो आपसे सवाल तो नहीं पूछेगा, लेकिन कॉन्जुगेट बीम मेथड से वो आपसे सवाल तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन वो एक छोटा पॉइंट यहाँ पे जो पूछ सकता है आपसे कि कन्वर्जन कैसे करते हैं बीम का कन्वर्जन कैसे करेंगे, कहां से, आपको एक रियल बीम दिया हुआ, रियल बीम से आप कॉन्जुगेट बीम कैसे बनाओगे, ठीक है। रियल बीम से कॉन्जुगेट बीम में कैसे कन्वर्ट करोगे, कॉन्जुगेट बीम क्या होता है, बस ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायरमेंट है। बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आपको, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करने हैं कि आप कन्वेंशनल क्वेश्चन कर रहे हो, बस आपको बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको कन्वर्जन कैसे करते हैं, सपोर्ट कंडीशन कैसे चेंज होती है रियल बीम टू कॉन्जुगेट बीम, ठीक है। नाउ 6 वन है सुपरपोजिशन मेथड। सुपरपोजिशन मेथड की अगर मैं बात करूं तो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है आपका, दैट इज सुपरपोजिशन मेथड। तो सुपरपोजिशन मेथड की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ये आपका रहने वाला है सुपरपोजिशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पहले से पता है, ठीक है। उन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को क्या करेंगे, बीम को इंडिविजुअल पार्ट में ब्रेकअप करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल पार्ट में ब्रेक कर देंगे उसको, एंड फिर क्या करेंगे, फाइनल सारे रिजल्ट को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर देंगे, और जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो मेरा फाइनल स्लोप और डिफ्लेक्शन वैल्यू होती है। दीज आर द इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सारे मेथड के अंदर, दैट इज द सुपरपोजिशन मेथड, जो मुझे यहाँ पे पढ़ना है। उसके अलावा भी कुछ जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज सम स्टैंडर्ड रिजल्ट, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और इन सब के अलावा एक स्टैंडर्ड दूसरा होता है मैक्सवेल रेसिप्रोकल डिफ्लेक्शन थ्योरम। दूसरा जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज मैक्सवेल रेसिप्रोकल डिफ्लेक्शन थ्योरम, मैक्सवेल रेसिप्रोकल
डिफ्लेक्शन थ्योरम, ठीक है, मैक्सवेल रेसिप्रोकल डिफ्लेक्शन थ्योरम, ठीक है। इसके अलावा इन 6 मेथड के अलावा जो हम इस चैप्टर में यहाँ पे डील करेंगे दैट इज स्टैंडर्ड रिजल्ट्स कुछ और कुछ मैक्सवेल रेसिप्रोकल डिफ्लेक्शन थ्योरम, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं आपके, सम ऑफ द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स एंड सम मैक्सवेल रेसिप्रोकल डिफ्लेक्शन थ्योरम, कि मैक्सवेल की रेसिप्रोकल डिफ्लेक्शन थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है, कैसे इजी हो जाता है, वो सब हम यहाँ पे डील करने वाले हैं, दैट इज स्टैंडर्ड रिजल्ट्स और मैक्सवेल रेसिप्रोकल डिफ्लेक्शन थ्योरम। तो ये मेरे पूरे डिफ्लेक्शंस के अंदर हम जो पढ़ने वाले थे, अभी तक हमने क्या पढ़ा, बेसिक्स पढ़ा है स्टैंडर्ड रिजल्ट का कि इसको बेसिक्स कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। बेसिक्स के अलावा हमने देखे मेथड्स को, कौन कौन से मेथड्स हम यूज करने वाले हैं, क्या मेरे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स रहने वाले हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट भी मैं लिखाऊंगा आपको। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे मैक्सवेल रेसिप्रोकल डिफ्लेक्शन थ्योरम, इसका यूज करके कैसे स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालते हैं वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूंगा, अब मेरा बेसिक्स हो गया, ठीक है। बेसिक्स के बाद हम जो पढ़ने वाले हैं स्ट्रेन एनर्जी मेथड, उसके बाद कॉन्जुगेट बीम पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्जुगेट बीम का बेसिक्स हम पढ़ेंगे केवल, ठीक है। नाउ लास्टली वी हैव टू रिजल्ट विद द सुपरपोजिशन मेथड, एंड सुपरपोजिशन मेथड से पहले मैं आपको कराऊंगा कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, ठीक है। तो सुपरपोजिशन मेथड से पहले मैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट बताऊंगा, उसके बाद आपका सुपरपोजिशन, एंड लास्टली वी हैव टू डील विद द मैक्सवेल रेसिप्रोकल डिफ्लेक्शन थ्योरम। सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम मैक्सवेल रेसिप्रोकल डिफ्लेक्शन थ्योरम को, ठीक है। समझ में आया? तो ये मेरा बेसिक्स था, बेसिक्स अबाउट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू।